हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आर के स्टडी सीरीज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो है हमारा इंडक्टिव मेथड और दूसरा है डिडक्टिव मेथड, यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि। इसी के बारे में जो है हम लोग एक अच्छे से जो है आज इस दोनों विधि के बारे में अध्ययन करेंगे कि आगमन विधि क्या है, इसका गुण अवगुण, निगमन का गुण अवगुण क्या है और दोनों में क्या क्या अंतर होती है। तो जो है इसी के बारे में इस वीडियो में पूरे डिटेल्स से अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो हमारा आगमन विधि है आज का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगमन और निगमन ये दोनों शिक्षण विधि है। इससे लगभग जो भी टेट एग्जाम होती है सारे में एक क्वेश्चन आते हैं बनते हैं इससे। तो इसलिए इसको आज जो है अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बहुत से सारे बच्चों का इसमें कन्फ्यूजन भी होती है कि वो आगमन और निगमन को अच्छे ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे हम लोग और एग्जाम्पल की सहायता से जो है आगमन और निगमन को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस वीडियो के बाद आप लोग जो है आसानी से आगमन विधि और निगमन विधि को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक देखिएगा। आज का ये वीडियो जो है आपको आगमन और निगमन के बारे में अच्छे ढंग से पूरी चीज़ को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो देखिए आगमन विधि को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड और निगमन को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल को लेते हैं इसको समझने के लिए कि आगमन विधि में किस प्रकार की शिक्षण दी जाती है और निगमन में किस प्रकार से शिक्षण दी जाती है। मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि जो भी सजीव है या फिर अपने ऊपर ले लेते हैं, इंसान के ऊपर ही ले लेते हैं, वो क्या होता है कि जब वो तेज़ दौड़ते हैं तो उसके सांसें फूलने लगती है। ठीक है, वो क्या होता है कि सांसें फूलने लगती है और बेचैनी सा महसूस होने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो हमारे शरीर में वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, जिसकी पूर्ति के लिए जो है सांसें तेजी गति से चलने लगती है और जिसको हम लोग बोलते हैं कि सांसें हमारा फूल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल है, मात्रा है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब देखिए बालक को कहेंगे कि अपने स्कूल के बालक को, जो भी कक्षा के बालक है जिसको आप ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं, उसको कहेंगे क्या, चलो आप जो है वहाँ से जा करके वहाँ फलाने जगह दौड़िए और वहाँ से फिर वापस आइए तेज़ी से, जितना तेज़ी से हो सके। तो इसमें क्या है कि सारे बालक दौड़ के आएंगे और सभी बालक को आप पाएंगे कि वो हाफ रहे हैं। ठीक है, यानी कि उसकी सांस की गति जो है वो तीव्र होती जा रही है। तो इसका क्या मतलब है कि हम जो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तेज़ दौड़ने से जो है वो हमारे सांसें फूलने लगती है। क्यों फूला? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये क्या है कि हमने एक प्रयोग को किया और एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि जब कोई सजीव है वो तेज़ दौड़ता है या फिर कोई शारीरिक तेज गतिविधि करता है तो उसकी सांसें फूलने लगती है, उसमें क्या है कि बेचैनी सा महसूस होने लगता है। ये एक हमारा सामान्य नियम निकल के आ गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया, इस नियम को जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक उदाहरण को लिया था। ठीक है, यानी कि कुछ प्रयोग को किया, उसके आधार पर जो है एक निष्कर्ष तक पहुँचे। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि आप अपने कक्षा के बच्चों को बोलिए कि आज जो आपने जो घर से यहाँ विद्यालय तक आए हैं उसमें आपने रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखा, किन किन जानवरों को देखा, उसका नाम लीजिए। ठीक है, क्या खाना खा के आए हैं, आपकी सब्जियां कौन कौन खाई है सारे बच्चे, चलो अपने अपने सब्जी का नाम बताओ। ठीक है, रास्ते में उनके कोई परिचित मिले हैं उनका नाम बताइए और आपके बैग में कौन कौन से सामान रखे जैसे कॉपी किताब वगैरह है उसका नाम बताइए। तो इससे क्या है कि बच्चे जो है फटाफट बोलेंगे कि हाँ मैंने आलू बैगन भिंडी जो भी चीज़ का सब्जी खा के आया होगा उससे मिलेगा। रास्ते में वो भैंस देखा होगा, गाय देखा है, कुत्ता देखा होगा, बिल्ली देखा होगा, सारे का नाम लिया। उसके बैग में पेन है, बुक है, बैग है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है, लंच बॉक्स है, सारे चीज़ का नाम लिया। ठीक है, तो इससे आप क्या बताएंगे बच्चों को कि जितने भी नाम है, जिसको हम लोग नाम कहते हैं, नाम के रूप से जाने जाते हैं, सारे को हम लोग नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या है कि बच्चों का आप वहाँ पर संज्ञा का प्रकरण को समझा रहे हैं। तो क्या है कि पहले आपने उदाहरण को दिया, फिर जाके क्या है कि उसका आप निष्कर्ष बताएं कि जितने भी सारे बच्चों ने आपने यहाँ पर नाम लिया है सारे के सारे संज्ञा हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप पहले उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर एक निष्कर्ष तक पहुँच रहे हैं। यही होता है आगमन विधि। ठीक है, आप आगमन विधि से शिक्षा दे रहे हैं, मतलब क्या है कि बच्चों को पहले करने को लिए बोल रहे हैं, बच्चों को खोजने का अवसर दे रहे हैं, फिर जाके एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। ये होता है हमारा आगमन विधि। तो हमने जो दो एग्जाम्पल देखा, एक तो दौड़ने वाला और दूसरा है कि बच्चे अपने घर से विद्यालय तक पहुंचा है। ये दोनों एग्जाम्पल हमें क्या बताता है कि एक पहले हमने उदाहरणों को किया, फिर क्या किया कि निष्कर्ष तक पहुँचा। ये विधि कहलाती है आगमन विधि। तो चलिए एक एक पॉइंट करके देखते हैं, लिखते जाते हैं बोर्ड पर, समझते हैं कि आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे से कैसे भिन्न है और दोनों में किस ढंग से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि यह जो विधि है उदाहरण से सिद्धांत पर पहुंचा, यानी कि हमने जो पहले उदाहरण दिया फिर क्या है कि एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचा कि तेज दौड़ने से जो है सजीव हो या फिर मनुष्य हो सब हाफने लगते हैं, यानी कि उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा है कि जितने भी सारे नाम हैं सबको हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो क्या है कि पहले हमने उदाहरण देखा फिर सिद्धांत पे पहुंचा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका अंतर बन जाएगा, गुण या अंतर जो भी बोले, तो यह क्या है, उदाहरण से सिद्धांत से आधारित है। ठीक है,
उदाहरण से सिद्धांत की ओर बढ़ता है ये, ठीक है, उदाहरण से सिद्धांत की ओर बढ़ेगा आगमन विधि। दूसरा क्या है कि हमने क्या किया वहाँ पर, कि हमने क्या किया कि पहले ज्ञात चीज़, जैसे कि सब्जी था वो ज्ञात था, रास्ते में जो जो जानवर मिला वो ज्ञात था, हमारे बैग में क्या क्या सामग्री है वो सारी चीज़ क्या है, ज्ञात है। और उससे क्या नया चीज़ अज्ञात का खोज किया कि ये सारे के सारे चीज़ संज्ञा कहलाते हैं, यानी कि ये सारे जो भी नाम लिए हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा। तो हमने क्या किया वहाँ पर कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा, जो चीज़ हमने पहले से जान रखा था उसी के आधार पर, उसी संकल्पना के आधार पर नए चीज़ों का वहाँ पर हम लोगों का बीच में जो है ज्ञान को बढ़ावा दिया बच्चों के सामने। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा पर यहाँ पर कि ये जो है आगमन विधि यह ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ता है, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ा। तीसरा पॉइंट को देखते हैं। पहला क्या हो गया कि यह सिद्धांत, उदाहरण से सिद्धांत की तरफ बढ़ा। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ा। तीसरा हम कह सकते हैं इसका, देखिए इसमें और क्या होता है आगमन विधि में कि दो चीज़ों को तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद क्या होता है कि बच्चे देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले मूर्त चीज़ को देखा, मूर्त से अमूर्त की ओर इसमें बढ़ा जाता है। कैसे बताते हैं कि पहले मूर्त चीज़, यानी कि मूर्त चिंतन हमारे दो प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त को हम लोग प्रत्यक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, मूर्त को प्रत्यक्ष कहा जा सकता है और अमूर्त को अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चे ने पहले जो चीज़ देख रखा था, जो उसके सामने था, उसी के आधार पर नई चीज़ यहाँ पर खोज रहा है, ठीक है। यानी कि मूर्त चीज़ से कहाँ पे जा रहा है, अमूर्त की तरफ जा रहा है, यानी जो उसके पास प्रत्यक्ष था उससे वो अप्रत्यक्ष का यहाँ पर चीज़ों को सीख रहा है। यानी कि उसके पास जो भी सामान सामग्री वगैरह था, जो भी चीज़ें देखा है वो सारे चीज़ उसके प्रत्यक्ष रूप में थे, और उसी के आधार पर संज्ञा जो है उस शब्द को पढ़ा जो कि उसके लिए वो अप्रत्यक्ष है, यानी कि वो अमूर्त है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा कि यह जो है मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली विधि है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, यह मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली विधि है। और दूसरा क्या है कि हमने देखिए यहाँ पर क्या किया कि विशिष्ट उदाहरणों के लिए, यानी कि बहुत सारे कामों को किया, उसके आधार पर एक सामान्य नियम को खोज करके निकाल दिया कि जो देखिए सारे बच्चों ने अपने अपने जवाब दिए, सारे बच्चे अपने दिमाग को जो है थोड़ा बैक में ले गए कि घर से चले तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखे, क्या सब खाना खाए वगैरह। तो क्या है कि आपने विशिष्ट चीज़ किया, और उसके बाद एक सामान्य चीज़ क्या आ गया कि जितने भी बच्चे ने जिन जिन नामों को बोला सबको हम एक सामान्य चीज़ में रख दिए कि सारे के सारे नाम क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या होता है आगमन विधि में कि ये जो है विशिष्ट से सामान्य की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ठीक है, ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ बढ़ने वाला विधि है। अगली पॉइंट की ओर हम लोग बात कर लें तो देखिए इस विधि में क्या है कि बच्चे का जो है सक्रिय रहते हैं, यानी कि जब भी आप आगमन विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है कि बच्चे सक्रिय रहेंगे, उसको खोजने का आपको अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि पहले तो आप उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी बच्चे से जो है सिद्धांत निकलवाया जाता है इसमें कि आप उसको डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं देंगे, मतलब सिद्धांत को, रूल्स को नहीं देंगे, बच्चे को प्रेरित करेंगे कि वो जो है सिद्धांत के तक खुद से पहुँचने का प्रयास करे। यानी कि यह विधि जो है वो हस्तपरक शिक्षा को बढ़ावा देता है, इसलिए इसका जो ज्ञान है वो अस्थाई बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है इस विधि में कि यह विधि जो है खोज पर आधारित विधि है। क्या है आगमन विधि, खोज पर आधारित विधि है, ठीक है, खोज पर आधारित विधि है। यही 3-4 पॉइंट है। फिर आगे जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, यहाँ पर ये सारा पॉइंट लिखा है, जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे फिर नया कोई पॉइंट बनता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे नीचे इंक्लूड कर देंगे। इसी तरह से ठीक चलते हैं अब हम लोग निगमन विधि की तरफ, डिडक्टिव मेथड की तरफ। तो वो क्या है, तो देखिए आगमन विधि का ठीक उल्टा है वो, यानी कि इसका ठीक विपरीत जो भी काम किया जाएगा वो हो जाएगा हमारा डिडक्टिव मेथड निगमन विधि में। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि उदाहरण से सिद्धांत पर पहुंचे थे, यानी कि बच्चों को पहले जो है हमने उदाहरण दिया, फिर उसके आधार पर बताया कि संज्ञा इससे कहते हैं। लेकिन निगमन में क्या होगा कि पहले संज्ञा को बता दिया जाएगा, संज्ञा का डिफिनेशन दे दिया जाएगा कि जितने भी सारे वस्तुओं का नाम हम लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे चीज़ संज्ञा कहलाती है। यानी कि इसमें जो है पहले सिद्धांत दिया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। पहले बच्चों को जो है फार्मूला बता देंगे, या फिर गणित का सवाल हल करें या फिर किसी भी विषय का, तो पहले क्या है कि इसमें फार्मूला बता दिया जाता है। जैसे a+b के होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b² होता है, तो पहले बच्चों को आप उसको फार्मूला लिख देंगे बोर्ड पे, और उसके आधार पर जो है बच्चों को सवाल बनाना सिखाएंगे। इसमें होता है निगमन विधि में कि पहले आप जो है उदाहरण को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने, फिर पहले सिद्धांत को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, उसके आधार पर उदाहरण दिया जाता है, यानी कि ये इसके ठीक विपरीत है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है कि सिद्धांत
सिद्धांत से उदाहरण की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या है, सिद्धांत से उदाहरण की तरफ निगमन विधि में, जो कि ठीक इसका उल्टा है। देख रहे हैं आप लोग कि इसमें उदाहरण से सिद्धांत की हमने बढ़ा था, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले जो है सिद्धांत बता दिया गया, फिर उसके आधार पर उदाहरण को दिया गया। दूसरा क्या होता है इसमें निगमन विधि में कि इसमें बच्चों को खोजने उजने का अवसर नहीं दिया जाता है। शिक्षक स्वयं आएंगे क्लास में, कक्ष में, और जो भी चीज़ें हैं उसको बच्चे के सामने रख देंगे, उसके रूल्स को, और बताएंगे इसी रूल को, इसी नियम को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन का हल करना है, समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं ज्ञात से अज्ञात, यानी कि पहले जो चीज़ों को हम लोग जानते हैं उसके आधार पर नए चीज़ को हम लोग खोज करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहले आपको अज्ञात चीज़ ही बता दिया जाएगा और उसी के आधार पर खोजने को यहाँ पर कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बता दिया हम लोग को a+ जो है b का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पर जो हमारा हो गया ये जो इसका सूत्र है ये पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के आधार पर बच्चों को बता दिएगा, चलो बच्चों यहाँ पर जो है 4 जोड़ 5 का होल स्क्वायर निकाल को दिखाओ। तो यहाँ पर जो है बच्चे इसी फार्मूले के आधार पर क्या है कि नए निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। यानी कि यहाँ पर अज्ञात चीज़ पहले दिखा दिया बच्चों को, ये नहीं सिखाया गया कि a+ b का होल स्क्वायर जो है ये इतना, ये कैसे हुआ, ये चीज़ें नहीं बताएगा बच्चों को। पहले क्या है कि बच्चों को ये दिखा दिया जाएगा, उसी के आधार पर क्वेश्चन को बताया जाएगा। ये होता है हमारा निगमन विधि। इसमें क्या होता है कि हम लोग इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, किसमें, तो निगमन में, जो कि आगमन के ठीक विपरीत है। यहाँ पर तीसरा देख लें, यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर यहाँ पर बढ़ा जा रहा है। यानी कि हमने जो चीज़ों को प्रत्यक्ष में देखा उसके आधार पर नए चीज़ों का कल्पना किया, नए ज्ञान को हमने वहाँ पर सीखा। जैसे कि नाम वगैरह देखा हमने, पहले उसको क्या किया, मूर्त रूप से दौड़ने का पहले हम लोग दौड़ के देखे, मतलब प्रत्यक्ष में हस्तपरक पहले दौड़ा, फिर जाना कि हाँ दौड़ने से जो है सभी बच्चों की सांस की गति तेज हो रही है, यानी कि हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो पहले क्या किया मैंने, पहले दौड़ा, यानी कि मूर्त रूप से उन चीज़ों को किया, फिर अमूर्त पे पहुंचा। सबके लिए एक सामान्य नियम बन गया कि दौड़ने से जो है मनुष्य की सांस की गति तेज हो जाती है, मनुष्य हाफने लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमने मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ा गया। लेकिन वही आप जो है अगर कोई साइंस के शिक्षक बताते हैं कक्षा में बच्चों को कि बच्चों जो हम लोग जो दौड़ते हैं इससे हमारे सांस की गति तेज हो जाती है, बिना किसी उदाहरण के, बिना किसी क्रियाकलाप के ऐसा अगर बोलते हैं तो वो दे रहे हैं निगमन विधि के से शिक्षण दे रहे हैं। यानी कि बच्चों को डायरेक्ट पहले उसका निष्कर्ष बता रहे हैं, फिर उसके आधार पर कहेंगे कि चलो नहीं विश्वास हो रहा है आपको तो ऐसा करके देखना है, तो चलो आप दौड़ के देखो। तो पहले क्या किया कि पहले आप उसको सिद्धांत दे दिए, उसके जो नियम है उसको बता दिए बच्चों को, फिर उसके आधार पर क्रियाकलाप को करवाते हैं। ये होता है हमारा निगमन विधि। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ेगा। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ेगा। इसको गौर से समझिएगा, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। ठीक है, इसको बस समझने का थोड़ा सा जो है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए, आपको सारा चीज़ यहाँ पे याद हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ेगा, कौन सा विधि, निगमन विधि। और आगमन में क्या होगा कि मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि चीज़ें जो हम जानते हैं उससे नए संकल्पना, नए खोज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, वो होगा हमारा आगमन विधि। और जो नए खोज जो है उसी को पहले बता दिया जाए और उसके आधार पर उदाहरण प्रस्तुत करने को बता दिया जाए। जैसे शिक्षक कहेंगे कि चलो संज्ञा के 5 उदाहरण दो, इसमें क्या है कि वो पहले संज्ञा के बारे में बता देंगे और बोलेंगे कि चलो हाँ ऐसे ऐसे होता है तो अब इसके 5 उदाहरण दो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं शिक्षक कि वहाँ पर अमूर्त चीज़ को पहले बता दे रहे हैं, फिर बच्चों से मूर्त रूप से उसको सत्यापन करवा रहे हैं। तो ये होता है हमारा निगमन विधि। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता था कि विशिष्ट से सामान्य की ओर यहाँ पर चलते हैं। यानी कि पहले हम लोग विशिष्ट, यानी कि बहुत सारा यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर दिया रहता है उदाहरण के रूप में, और उस सारे उदाहरण को हम लोग बारीकी से अवलोकन करने के पश्चात हम लोग क्या देखते हैं कि एक सामान्य नियम की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक नियम ही पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, एक नियम ही पहले बता दिया जाएगा बच्चों को कि ये जो सिद्धांत है इसको कैसे सत्यापन करना है। जैसे आप लोग को मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर पहले बता दिया कि a² + b² + 2ab होता है। अब इसको बच्चों को बोला जाएगा कि सत्यापन करने का सिखाया जाएगा यहाँ पर, यानी पहले सिद्धांत बता दिया गया फिर इसके आधार पर सत्यापन करने को बता दिया जाएगा। तो वो होगा हमारा निगमन विधि। वही a+b के होल स्क्वायर a² + 2ab + b² कैसे होता है ये निकलना अगर पहले सिखाया जाए, उसके बाद यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर बताया जाए तो वो हो जाएगा हमारा आगमन विधि में। ठीक है, तो ये जो विधि है ये होता है हमारा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाएगा। आगमन में क्या था कि हम लोग पहले विशिष्ट चीज़ को देखा, उसके आधार पर एक सामान्य नियम को बना दिया। लेकिन यहाँ पर निगमन में क्या होगा कि पहले विशिष्ट चीज़ों को, सामान्य चीज़ों को ही देखेंगे, उसके आधार पर एक विशिष्ट नियम की ओर बढ़ा जाता है। ये होता है हमारा निगमन विधि। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहेगा यहाँ पर कि ये जो है सामान्य, ठीक है, सामान्य से किसकी तरफ बढ़ेंगे,
विशिष्ट की तरफ। ये रहेगा हमारा निगमन विधि। पांचवा गुण यहाँ पर क्या कर रहा था, ये खोज पर आधारित विधि है। हम लोग का आगमन कह रहा था कि यह खोज पर आधारित विधि है, यानी कि बच्चों को कुछ सिखाने से पहले जो है बच्चों को स्वयं इस तरह से प्रेरित किया जाता है, उसको अवसर दिया जाता है कि बच्चे जो है स्वयं जो उसका निष्कर्ष है, रूल जो है उस पर पहुँचे। इसके लिए बच्चों को वहाँ पर कार्य करने को दिया जाता था, उसको अवसर दिया जाता था। लेकिन क्या है निगमन में कि बच्चों को इस प्रकार के कोई अवसर दिया ही नहीं जाएगा, डायरेक्ट ही शिक्षक जो है वो निष्कर्ष को पहले बता देंगे। इसमें क्या है कि बच्चे को खोजने का अवसर नहीं मिलता है। यहाँ पर बच्चे को नए चीज़, नवीन कौशल यहाँ पर खोजने का, नए गुण, नए क्षमता का यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो ऐसा जो हम लोग करते हैं जिस शिक्षण विधि में, वह शिक्षण विधि है हमारा निगमन विधि। तो पाँचवा इसका अंतर हो जाएगा कि यह खोज पर आधारित विधि नहीं है। ठीक है, खोज पर आधारित विधि नहीं है। ये क्या है, यह जो विधि है वो खोज पर आधारित विधि नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर लें कि इसका छठा पॉइंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर छठे, अब इसके आगमन और निगमन के देखिए इतने सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखिए, जैसे कि ये खोज पर आधारित विधि नहीं है, इससे सारे चीज़ों को यहाँ पर पढ़ लिया। तो यहाँ पर 5-6 पॉइंट हम लोगों को देखा है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आगमन विधि जो है किस क्लास के बच्चों के लिए आवश्यक है और निगमन विधि किस क्लास के बच्चों के लिए आवश्यक है। तो हम बात कर लें कि जो भी बच्चा है जो प्राइमरी लेवल का है, उसमें अगर आगमन विधि से शिक्षण दी जाए, चूँकि वो पहली बार चीज़ों को सीख रहा है, उसके लिए उसके माइंड का जो कैपेसिटी है, बुद्धि लब्धि है, उतना ज़्यादा जो है तीव्र और तीक्ष्ण नहीं है वहाँ पर। तो वो चीज़ों को समझने के लिए उसको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पहले प्रस्तुत करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को ढंग से पढ़ेंगे। तो प्राइमरी स्टेज में आगमन विधि शिक्षण के लिए बहुत अच्छी विधि है। और जैसे जैसे बच्चे अपर क्लास में जाते हैं तो निगमन विधि से भी पढ़ाया जाए तो वो चीज़ों को एब्जॉर्ब करने लगेंगे, समझने लगेंगे, क्योंकि उसमें सोचने समझने की क्षमता जो है धीरे धीरे विकसित हो जाती है बच्चों को जैसे जैसे वो बड़े होंगे। तो उसमें क्या है कि निगमन विधि जो है अगर पढ़ाना है निगमन विधि से, तो ये अपर क्लास के लिए उपयोगी है, उच्च स्तरीय क्लास के लिए उपयोगी है, छोटे बच्चे के लिए आगमन विधि हमारा सबसे बेस्ट विधि है। दूसरी बात कर लें कि आगमन विधि में जो है किसी भी चीज़ को, टॉपिक को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय यहाँ पर खपत होता है। यानी कि चीज़ें देखिए समझ सकते हैं आप लोग कि एक चीज़ को पहले आप 4-5 उदाहरण देंगे, फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि चीज़ें वहाँ पर जो है समझने के लिए समय ज़्यादा लगेगी। वही निगमन विधि में क्या होता है कि इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ों को समझना नहीं है, वहाँ पर उदाहरण तो देना ही नहीं है, बच्चों को डायरेक्ट जो है सीधा शिक्षक आएंगे और निष्कर्ष जो है वही बता देंगे, और उसी के आधार पर 1-2 छोटा सा एग्जाम्पल दे दिए फिर भी ठीक है, नहीं दिए फिर भी आगमन विधि उसका कोई विरोध नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि समय का बचत होता है और इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगती है, लेकिन हमेशा गौर कीजिएगा यह विधि अस्थायी ज्ञान रहेगा। इस विधि से सीखा गया ज्ञान और इससे सीखा गया ज्ञान अस्थायी नहीं रहेगा। यानी कि यह हस्तपरक पर आधारित विधि है हमारा आगमन विधि। बच्चे जो भी करेंगे हस्तपरक शिक्षा, यानी कि अपने हाथ से करके सीखेंगे, जो कि उसका जो ज्ञान होगा वो दिमाग में सदैव के लिए, सदा के लिए बैठ जाता है। लेकिन निगमन विधि से सीखा गया ज्ञान जो है वो अस्थायी होता है। ये भी एक अंतर है, कह सकते हैं कि आगमन विधि से सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है, निगमन विधि से सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है। इसमें समय ज़्यादा लगती है, इस विधि में समय कम लगती है। इस विधि में बच्चों के नवीन कौशल सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, इस विधि में बच्चों का जो है नवीन कौशल सीखने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह से जो है, जैसे सब्जेक्ट की बात कर लें तो सारे सब्जेक्ट में जो है जैसे गणित शिक्षण के लिए निगमन विधि कह सकते हैं कि सही है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पहले सिद्धांत को बता दिया था। गणित में अक्सर क्या होता है कि सिद्धांत कोई फार्मूला पहले दे दिया जाता है, उसके बाद क्या है उसका हल निकाला जाता है। तो गणित के शिक्षण में ये विधि चल सकता है, लेकिन साइंस वगैरह के शिक्षण में जो है आगमन विधि सबसे बेस्ट और उत्कृष्ट विधि है। ठीक है, तो अगर बच्चे में ये आगमन विधि जो है ये बच्चे में अमूर्त चिंतन को बढ़ावा देती है, यानी कि बच्चों को सोचने का जो है, नया सोचने का अवसर प्रदान करती है। वही जो है ये निगमन विधि, इसमें बच्चों का कोई भी अमूर्त चिंतन का बढ़ावा नहीं देती है। यानी यह मूर्त चिंतन पर आधारित विधि है, यह जो है हमारा अमूर्त चिंतन पर आधारित विधि है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग 8-10 पॉइंट को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है आगमन और निगमन विधि से रिलेटेड। तो बस यही सब सारा चीज़ें हैं आगमन विधि और निगमन विधि, जो कि आज का हमारा टॉपिक था, इंडक्टिव मेथड और जो है डिडक्टिव मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ये एग्जाम में आएंगे, आपको जो है इसका एग्जाम कैसे देंगे, मतलब एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एक उदाहरण दे देंगे कि एक शिक्षक है जो इस प्रकार से बच्चों को समझाना चाहते हैं, और नीचे दे देंगे ये आगमन विधि है,
बी निगमन विधि है, सी आगमन विधि और निगमन विधि दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से जो उदाहरण रहेंगे आपको वहाँ पे वो चुनना रहता है। तो इससे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, पेडागोजी सेशन से आएंगे, और ये एक जो पेडागोजी का ही टॉपिक है, शिक्षण विधि ही है, ये टीचिंग मेथड ही है, ये शिक्षण पढ़ाने का एक विधि है। तो इसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोगों के लिए। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, इस टॉपिक को। टॉपिक कैसा लगा, कितने अच्छे लगे, कहाँ तक आप लोगों ने समझा, इसका जवाब हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। अगर कहीं पे आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, ना समझ पाए हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ भी लेंगे एक बार ज़रूर, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एक नए सीटेट का टॉपिक लेकर के, नए वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट पर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।